अब शुरू हो रहा है पॉलिटी टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट 5। टॉपिक मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स। टॉप 200 महत्वपूर्ण पीवाईक्यू क्वेश्चंस। इस पार्ट में आपको मिलेंगे ऐसे बार बार पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट एग्जाम्स सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज तैयारी, आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन, एग्जाम ओरिएंटेड महत्वपूर्ण फैक्ट्स। एक एक प्रश्न ध्यान से पढ़ें क्योंकि यही प्रश्न आपकी परीक्षा में नंबर बढ़ा सकते हैं। पार्ट 5 शुरू करें और अपनी पॉलिटी की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं। संविधान में मूल अधिकारों को कब शामिल किया गया था? उत्तर सी 1791 ई में। एक्सप्लेनेशन, अमेरिकी संविधान में मूल अधिकारों को 1791 ई में शामिल किया गया था। इन्हें वहां बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। अमेरिका के शुरुआती 10 संशोधन इसी से जुड़े हैं। एग्जाम पॉइंट, यूएसए बिल ऑफ राइट्स 1791 ई में। 2. भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकार की मांग किस विधेयक के माध्यम से की गई थी? उत्तर सी स्वराज विधेयक 1895 ई। एक्सप्लेनेशन, भारत में मूल अधिकारों की मांग के शुरुआती प्रयासों में स्वराज विधेयक 1895 महत्वपूर्ण है। इस विधेयक के माध्यम से भारतीयों के अधिकारों की बात सामने रखी गई थी। 2. स्वराज विधेयक 1895 ई में के माध्यम से मूल अधिकारों की मांग किसने की थी? उत्तर डी बाल गंगाधर तिलक। एक्सप्लेनेशन, स्वराज विधेयक 1895 को बाल गंगाधर तिलक से जोड़ा जाता है। इसमें भारतीयों के अधिकारों और स्वशासन की भावना को महत्व दिया गया था। एडिशनल, यह भारतीय संवैधानिक विकास के शुरुआती महत्वपूर्ण प्रयासों में माना जाता है। सभी मूल अधिकार किस प्रकार की शक्ति को मर्यादित करते हैं? उत्तर सी विधायी शक्ति। एक्सप्लेनेशन, मूल अधिकारों का उद्देश्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। इसलिए विधायिका कानून बनाते समय मूल अधिकारों की सीमाओं का ध्यान रखती है। एग्जाम पॉइंट, मूल अधिकार राज्य की शक्ति पर सीमा, नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा। 5. कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से 1925 ई में मूल अधिकारों की मांग किसने की थी? उत्तर सी श्रीमती एनी बेसेंट। एक्सप्लेनेशन, एनी बेसेंट ने 1925 में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से भारत के लिए संवैधानिक अधिकारों और स्वशासन की मांग को आगे बढ़ाया। याद रखें, 1925 कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, एनी बेसेंट। 6. संविधान सभा द्वारा मूल अधिकार पर परामर्श हेतु एक समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? उत्तर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक्सप्लेनेशन, संविधान सभा ने मूल अधिकारों और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करने के लिए सरदार पटेल की अध्यक्षता में एडवाइजरी कमेटी बनाई थी। यह समिति केवल मूल अधिकारों तक सीमित नहीं थी, बल्कि अल्पसंख्यकों और जनजातीय क्षेत्रों जैसे विषयों से भी जुड़ी थी। 7. अल्पसंख्यक एवं मूल अधिकार पर परामर्श के लिए किसकी अध्यक्षता में उपसमिति का गठन किया गया था? उत्तर सी जे.बी. कृपलानी। एक्सप्लेनेशन, अल्पसंख्यकों और मूल अधिकारों से जुड़े विषयों पर विचार करने के लिए उपसमिति बनाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता जे.बी. कृपलानी ने की थी। एग्जाम ट्रिक, पटेल एडवाइजरी कमेटी, कृपलानी फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी। 8. किसने मूल अधिकारों को हमारी भावना के साथ किया गया वादा तथा सभ्य विश्व के साथ की गई संधि कहा है? उत्तर डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। एक्सप्लेनेशन, डॉक्टर राधाकृष्णन ने मूल अधिकारों को हमारी भावना के साथ किया गया वादा और सभ्य विश्व के साथ संधि बताया। इससे पता चलता है कि संविधान निर्माताओं के लिए मूल अधिकार कितने महत्वपूर्ण थे। 9. अनुच्छेद 12 के अधीन राज्य में क्या क्या शामिल है? उत्तर डी उपरोक्त सभी। एक्सप्लेनेशन, अनुच्छेद 12 में राज्य का अर्थ केवल केंद्र सरकार नहीं है। इसमें भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी शामिल है। बाक्सा है अपसा है अनुच्छेद 12 भाग 3 में आता है और मूल अधिकारों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा देता है। 10.
निम्न में से किसकी संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है? उत्तर डी, नागरिकों के पिछड़े वर्ग की। एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान में नागरिकों के पिछड़े वर्ग की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। यह प्रश्न सीधे तथ्य पर आधारित है, इसलिए इसे याद रखना जरूरी है। एग्जाम पॉइंट। ऐसे प्रश्नों में शब्दों को ध्यान से पढ़ें। परिभाषा नहीं दी गई, यही मुख्य बात है। 11। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है? उत्तर सी, भाग 3। एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान का भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित है। इसमें नागरिकों के महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों को संवैधानिक संरक्षण दिया गया है। 12। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किन अनुच्छेदों में मिलता है? उत्तर सी, अनुच्छेद 12 से। एक्सप्लेनेशन। मूल अधिकारों से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं, इसलिए परीक्षा में ये संख्या बहुत महत्वपूर्ण है। 13। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? उत्तर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने कई देशों के संविधानों से अच्छी व्यवस्थाएं ली थीं। मूल अधिकारों की प्रेरणा मुख्य रूप से अमेरिका के संविधान से ली गई। 14। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? उत्तर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। एक्सप्लेनेशन। भारत ने अमेरिकी संविधान की बिल ऑफ राइट्स की व्यवस्था से प्रेरणा लेते हुए मूल अधिकारों को संविधान में स्थान दिया। एडिशनल। भारतीय संविधान में मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में है। 15। मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? उत्तर सी, भाग 3। एक्सप्लेनेशन। मूल अधिकारों को संविधान के भाग 3 में रखा गया है। यह भाग नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 16। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किन अनुच्छेदों के अंतर्गत किया गया है? 17। उत्तर सी, अनुच्छेद 12 से 35। एक्सप्लेनेशन। मूल अधिकारों से जुड़े संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 12 से 35 तक है, इसलिए पार्ट और आर्टिकल दोनों को साथ याद रखना सबसे अच्छा है। 17। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य में कौन कौन शामिल है? उत्तर डी, उपरोक्त सभी। एक्सप्लेनेशन। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा काफी व्यापक है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साथ संसद, राज्य विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी भी शामिल हैं। 18। मूल अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? उत्तर डी, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं अधिकारों की रक्षा करना। एक्सप्लेनेशन। मूल अधिकारों का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि व्यक्ति को कुछ मौलिक स्वतंत्रताएं और अधिकार प्राप्त रहे, साथ ही सरकार या राज्य इन अधिकारों का मनमाने ढंग से उल्लंघन न कर सके। 19। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? उत्तर सी, भाग 3। एक्सप्लेनेशन। संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकारों से संबंधित है। इसमें नागरिकों के महत्वपूर्ण अधिकारों की रक्षा की गई है, इसलिए भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 20। मूल संविधान में कितने मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया था? उत्तर सी, 7। एक्सप्लेनेशन। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार दिए गए थे। बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया, इसलिए वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। 21। निम्नलिखित में से कौन से संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में आते हैं? उत्तर ई, एफ और जी। एक्सप्लेनेशन। अनुच्छेद 12 में राज्य के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी भी आते हैं। ओएनजीसी और एलआईसी जैसे सरकारी नियंत्रण वाले निकाय भी इसके अंतर्गत माने जाते हैं। 22। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? उत्तर सी, 44वें संशोधन। एक्सप्लेनेशन। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। इसके बाद यह मूल अधिकार न रहकर संवैधानिक अधिकार बन गया। 23।
संपत्ति के अधिकार का वर्तमान में उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? उत्तर डी, अनुच्छेद 300 का एक्सप्लेनेशन। 44वें संशोधन के बाद संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 ए में रखा गया। इसके अनुसार किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार के बिना वंचित नहीं किया जा सकता। 24, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 3 से हटाकर संविधान के किस भाग में रखा गया? उत्तर डी, भाग 12, एक्सप्लेनेशन। पहले संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 के अंतर्गत मूल अधिकार था। 44वें संशोधन के बाद इसे भाग 3 से हटाकर भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के रूप में रखा गया। 25, भारतीय संविधान के भाग 3 में राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? उत्तर सी, अनुच्छेद 12, एक्सप्लेनेशन। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। यह मूल अधिकारों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है क्योंकि मूल अधिकारों के उल्लंघन में राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। 26, संविधान पूर्व विधियों पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है? उत्तर बी, ग्रहण का सिद्धांत, एक्सप्लेनेशन। ग्रहण का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, मुख्य रूप से संविधान पूर्व उन विधियों से संबंधित है जो मूल अधिकारों से असंगत हो गई थी। ऐसी विधि समाप्त नहीं मानी जाती बल्कि उसके प्रभाव पर ग्रहण लग जाता है। 27, वर्ष 1928 में मूल अधिकारों की मांग किस रिपोर्ट के माध्यम से की गई थी? उत्तर डी, नेहरू रिपोर्ट, एक्सप्लेनेशन। 1928 की नेहरू रिपोर्ट में भारतीयों के लिए संवैधानिक सुधारों के साथ मूल अधिकारों की मांग को भी शामिल किया गया था। यह भारत में मूल अधिकारों की संवैधानिक मांग के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। 28, मौलिक अधिकारों की प्रकृति किस प्रकार की है? उत्तर सी, वाद योग्य / न्यायोचित, एक्सप्लेनेशन। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर व्यक्ति सीधे न्यायालय की शरण ले सकता है, इसलिए ये न्यायोचित / वाद योग्य होते हैं। 29, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किन अनुच्छेदों में अंतर्निहित है? उत्तर सी, 13, 32 व 136, एक्सप्लेनेशन। न्यायिक पुनर्विलोकन के द्वारा न्यायालय यह जांच सकता है कि कोई कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं। 30, अनुच्छेद 13 से संबंधित प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? उत्तर सी, आच्छादन, पृथक्करणीयता व अधित्याग, एक्सप्लेनेशन। अनुच्छेद 13 के संदर्भ में इन तीनों सिद्धांतों का विशेष महत्व है। इन्हें परीक्षा के लिए एक साथ याद रखें। 31, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया? उत्तर सी, यूएसए, एक्सप्लेनेशन। भारत ने न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा मुख्य रूप से अमेरिकी संविधान से ग्रहण की है। 32, विधि का अर्थ संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? उत्तर सी, अनुच्छेद 13(3), एक्सप्लेनेशन। अनुच्छेद 13(3) का समय विधि के अर्थ को स्पष्ट किया गया है, जिसमें कानून, आदेश, नियम, विनियम आदि शामिल है। 33, मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच किस अनुच्छेद को कहा जाता है? उत्तर बी, अनुच्छेद 13, एक्सप्लेनेशन। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों के विरुद्ध बनाए गए कानूनों को अमान्य घोषित करने का आधार देता है, इसलिए इसे सुरक्षा कवच कहा जाता है। 34, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी? उत्तर सी, कराची, 1931, एक्सप्लेनेशन। 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए थे। 35, भारतीय संविधान में समता का अधिकार कितने अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है? उत्तर सी, 5, एक्सप्लेनेशन। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है, इसलिए इसमें कुल 5 अनुच्छेद शामिल हैं। 36, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? उत्तर सी, अनुच्छेद 14, एक्सप्लेनेशन। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और समान संरक्षण सुनिश्चित करता है तथा मनमाने राज्य कार्यों पर रोक लगाता है। 37, कानून का समान संरक्षण किस अनुच्छेद में प्रावधानित है? उत्तर बी, अनुच्छेद 14, एक्सप्लेनेशन। अनुच्छेद 14 प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। 38, धर्म के आधार पर
विभेद का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? उत्तर बी, अनुच्छेद 15 एक्सप्लेनेशन। अनुच्छेद 15 राज्य को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। 39, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? उत्तर बी, अनुच्छेद 15 एक्सप्लेनेशन। अनुच्छेद 15 नागरिकों को निर्धारित आधारों पर होने वाले भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करता है। 40, राज्य नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेद नहीं करेगा। ये किस अनुच्छेद में है? उत्तर बी, अनुच्छेद 15 एक्सप्लेनेशन। अनुच्छेद 15(1) में राज्य को इन आधारों पर नागरिकों के साथ भेदभाव करने से स्पष्ट रूप से रोका गया है। 41, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किन अनुच्छेदों में है? उत्तर सी, 15(4) और 16(4). एक्सप्लेनेशन, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान तथा सेवाओं में आरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधान इन अनुच्छेदों में है। 42, 130वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से अनुच्छेद जोड़े गए? उत्तर सी, 15(6) व 16(6). एक्सप्लेनेशन, 130वें संशोधन 2019 द्वारा ईडब्ल्यूएस के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया। 43, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? उत्तर सी, 29 जनवरी 1953। एक्सप्लेनेशन, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 29 जनवरी 1953 को किया गया था। इसे काका कालेलकर आयोग भी कहा जाता है। 44, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर सी, काका कालेलकर। एक्सप्लेनेशन, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष काका कालेलकर थे, इसलिए इसे काका कालेलकर आयोग के नाम से जाना जाता है। 45, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? उत्तर सी, पीपी मंडल। एक्सप्लेनेशन, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1 जनवरी 1979 को हुआ और इसकी अध्यक्षता पीपी मंडल ने की थी। 46, अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? उत्तर सी, अनुच्छेद 17। एक्सप्लेनेशन, अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया और इसके किसी भी रूप में व्यवहार को निषिद्ध किया गया है। 47, बालाजी राघवन बनाम भारत संघवाद किस वर्ष का है? उत्तर सी, 1996। एक्सप्लेनेशन, बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1996 मामले में उपाधियों और राष्ट्रीय पुरस्कारों से जुड़े अनुच्छेद 18 के प्रावधानों पर महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया। 48, भारत में पद्म पुरस्कारों की घोषणा किस वर्ष की गई थी? उत्तर सी, 1954। एक्सप्लेनेशन, भारत में पद्म पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। ये विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिए जाते हैं। 49, भारत में अस्पृश्यता निवारण किन माध्यमों से किया जा सकता है? उत्तर डी, कानून, शिक्षा व जन जागरण द्वारा। एक्सप्लेनेशन, अस्पृश्यता जैसी सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए कानून के साथ शिक्षा और जन जागरण भी जरूरी है। 50, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार कितने अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है? उत्तर सी। एक्सप्लेनेशन, स्वतंत्रता का अधिकार मुख्य रूप से अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया है, इसलिए इससे संबंधित 4 अनुच्छेद हैं। 51, स्वतंत्रता और समता किस क्रांति की देन है? उत्तर सी, फ्रांस की क्रांति। एक्सप्लेनेशन, फ्रांस की क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को प्रमुखता दी। 52, विधि सम्मत शासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? उत्तर सी, एवी डायसी। एक्सप्लेनेशन, एवी डायसी ने विधि के शासन, रूल ऑफ लॉ के सिद्धांत को व्यवस्थित रूप से प्रतिपादित किया। 53, विधि का समान संरक्षण किस देश के संविधान से लिया गया है? उत्तर सी, अमेरिका। एक्सप्लेनेशन, विधि का समान संरक्षण की अवधारणा अमेरिकी संविधान से ग्रहण की गई है। 54, विधि के समक्ष समता की अवधारणा का प्रयोग किसने किया था? उत्तर सी, डायसी। एक्सप्लेनेशन, एवी डायसी ने विधि के समक्ष समता की अवधारणा को विधि के शासन के महत्वपूर्ण तत्व के रूप में बताया। 55, विधि के समक्ष समता से क्या आशय है? उत्तर सी, कोई व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है। एक्सप्लेनेशन,
इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति सामान्य विधि के अधीन है और कानून की नजर में ऊंच नीच का भेद नहीं किया जाता। 56। विधि का समान संरक्षण से क्या आशय है? उत्तर सी, समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों पर एक ही विधि लागू होना। एक्सप्लेनेशन, समान परिस्थितियों में स्थित व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार और समान कानून का प्रयोग किया जाना ही समान संरक्षण है। 57। मार्गदर्शक शक्ति का सिद्धांत क्या है? उत्तर सी, शक्ति का मनमाने ढंग से प्रयोग। एक्सप्लेनेशन, दिए गए संदर्भ में इसका संबंध राज्य की शक्ति के मनमाने प्रयोग से है। 58। किस वाद में विधि के शासन को आधारभूत ढांचा घोषित किया गया? उत्तर सी, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। एक्सप्लेनेशन, मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना से जुड़े महत्वपूर्ण सिद्धांतों को स्पष्ट किया। 59। आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों IWS के लिए आरक्षण किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? उत्तर सी, 130वां संशोधन 2019। एक्सप्लेनेशन, 130वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा EWS के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया। 60। मूल संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत कितनी स्वतंत्रताओं का प्रावधान था? उत्तर सी, 7। एक्सप्लेनेशन, मूल संविधान में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 7 स्वतंत्रताएं थीं। बाद में संपत्ति संबंधी स्वतंत्रता हटाए जाने से संख्या कम हुई। 61। अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त किन स्वतंत्रताओं पर राज्य अनुसूचित जनजातियों के हितों में प्रतिबंध लगा सकता है? उत्तर सी, संचरण तथा निवास। एक्सप्लेनेशन, राज्य अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए संचरण और निवास की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। 62। वर्तमान में अनुच्छेद 19 के तहत कितनी स्वतंत्रताओं का उल्लेख है? उत्तर सी, 6। एक्सप्लेनेशन, वर्तमान में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। 63। संविधान में विधि के समक्ष समता का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? उत्तर सी, ब्रिटेन। एक्सप्लेनेशन, विधि के समक्ष समता इक्वालिटी बिफोर लॉ की अवधारणा ब्रिटिश संविधान से ली गई है। 64। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है? उत्तर बी, अनुच्छेद 20। एक्सप्लेनेशन, अनुच्छेद 20 व्यक्ति को अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है। 65। अपराध करने के समय जो कानून लागू था उसी के अनुसार सजा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? उत्तर बी, अनुच्छेद 20(1). एक्सप्लेनेशन, अनुच्छेद 20(1) के अनुसार किसी व्यक्ति को उस कानून के अलावा किसी अन्य कानून के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता जो अपराध के समय लागू था। 66। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक बार सजा मिलेगी, यह किस अनुच्छेद में है? उत्तर सी, अनुच्छेद 20(2). एक्सप्लेनेशन, इसे दोहरे दंड का निषेध डबल जेपारी कहा जाता है। एक ही अपराध के लिए व्यक्ति को 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। 67। किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यह किस अनुच्छेद में है? उत्तर सी, अनुच्छेद 20(3). एक्सप्लेनेशन, अनुच्छेद 20(3) व्यक्ति को आत्म अभिशंसन सेल्फ इंक्रिमिनेशन के विरुद्ध संरक्षण देता है। 68। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के निलंबन का प्रावधान कहाँ मिलता है? उत्तर सी, अनुच्छेद 358 व 359। एक्सप्लेनेशन, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 358 और 359 में है। 69। अनुच्छेद 358 किस मूल अधिकार के निलंबन से संबंधित है? उत्तर बी, अनुच्छेद 19। एक्सप्लेनेशन, अनुच्छेद 358 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 में दिए गए अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। 70। अनुच्छेद 359 किन मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है? उत्तर सी, अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकार। एक्सप्लेनेशन, अनुच्छेद 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित कर सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 सुरक्षित रहते हैं। 71।
राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से मूल अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते? उत्तर सी, अनुच्छेद 20 व 21 एक्सप्लेनेशन। 44वें संशोधन के बाद आपातकाल में भी अपराधों के संबंध में संरक्षण और जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार सुरक्षित रहते हैं। 72, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से अधिकार सीमित या समाप्त नहीं किए जा सकते? उत्तर सी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। एक्सप्लेनेशन। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता। 73, भाग 3 में किन अधिकारों को लागू करने के लिए किसी सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है? उत्तर सी, 14, 17, 18, 20 और 24 एक्सप्लेनेशन। दिए गए प्रावधानों के अनुसार इन अधिकारों पर अनुच्छेद 19 की तरह विशेष प्रतिबंधों की सूची निर्धारित नहीं है। 74, किन मूल अधिकारों को प्रवर्तनीय बनाने के लिए किसी विधि की आवश्यकता नहीं होती? उत्तर बी, 14, 19 और 21 एक्सप्लेनेशन। ये अधिकार संविधान द्वारा सीधे प्रदान किए गए हैं और इनके संरक्षण के लिए न्यायालय की सहायता ली जा सकती है। 75, विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? उत्तर सी, अनुच्छेद 21 एक्सप्लेनेशन। अनुच्छेद 21 व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। न्यायिक व्याख्या के माध्यम से इसमें प्रक्रिया की निष्पक्षता का महत्व बढ़ा है। 76, व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को कौन सा अनुच्छेद संरक्षण प्रदान करता है? उत्तर सी, अनुच्छेद 21 एक्सप्लेनेशन। न्यायालय की व्याख्या के अनुसार विदेश यात्रा का अधिकार व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा है और इसे अनुच्छेद 21 के संरक्षण में माना गया है। 77, अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार को कौन सा अनुच्छेद संरक्षण देता है? उत्तर सी, अनुच्छेद 21 एक्सप्लेनेशन। अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करना व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा से जुड़ा विषय है, इसीलिए इसे अनुच्छेद 21 के संरक्षण से जोड़ा गया है। 78, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों में कौन सा अधिकार शामिल है? उत्तर डी, उपरोक्त सभी एक्सप्लेनेशन। अनुच्छेद 21 का दायरा न्यायालयों ने समय के साथ काफी विस्तृत किया है। इसमें स्वच्छ पर्यावरण, शीघ्र विचारण, निजता, स्वास्थ्य, प्रतिष्ठा, विधिक सहायता आदि अनेक अधिकार शामिल किए गए हैं। 79, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत न्यायिक व्याख्या से प्राप्त अधिकार है? उत्तर डी, उपरोक्त सभी एक्सप्लेनेशन। अनुच्छेद 21 केवल जीवन बचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि गरिमापूर्ण जीवन की रक्षा करता है। इसी आधार पर इन अधिकारों को न्यायालय ने मान्यता दी है। 80, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राप्त है? उत्तर डी, उपरोक्त सभी एक्सप्लेनेशन। जीवन का अर्थ केवल जीवित रहना नहीं, बल्कि सम्मानजनक एवं स्वस्थ जीवन जीना है। इसीलिए स्वच्छ जल, स्वास्थ्य और सुरक्षित परिस्थितियां भी अनुच्छेद 21 से जुड़ती हैं। 81, कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार किस मौलिक अधिकार से जुड़ा है? उत्तर सी, अनुच्छेद 21 एक्सप्लेनेशन। कार्यस्थल पर गरिमा और सुरक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया है। विशाखा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए थे। 82, घायल व्यक्ति को चिकित्सक द्वारा चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराना किस अधिकार से संबंधित है? उत्तर सी, अनुच्छेद 21 एक्सप्लेनेशन। जीवन की रक्षा के लिए समय पर चिकित्सकीय सहायता मिलना भी जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। यह स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। 83, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निम्न में से कौन से अधिकार शामिल हैं? उत्तर डी, उपरोक्त सभी एक्सप्लेनेशन। न्यायपालिका ने अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या करते हुए निजता, स्वास्थ्य, शयन, गरिमा और बंधुआ मजदूरी से मुक्ति जैसे अधिकारों को जीवन के अधिकार से जोड़ा है। 84, अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रीय आपातकाल में भी सीमित या समाप्त न किए जाने का प्रावधान किस संशोधन द्वारा किया गया? उत्तर डी, 44वां संविधान संशोधन 1978 एक्सप्लेनेशन।
44वें संशोधन के बाद आपातकाल में भी अनुच्छेद 20 और 21 के संरक्षण को समाप्त नहीं किया जा सकता। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। 85। किस मामले के बाद अनुच्छेद 21 के क्षेत्र का विस्तार करते हुए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार से जोड़ा गया? उत्तर सी, उन्नी कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश एक्सप्लेनेशन। उन्नी कृष्णन मामले 1993 में शिक्षा को अनुच्छेद 21 से जोड़ते हुए महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया। बाद में 86वें संशोधन से शिक्षा को अलग मौलिक अधिकार बनाया गया। 86। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है? उत्तर सी, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य एक्सप्लेनेशन। ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं। 87। तीव्र गति से विचारण स्पीडी ट्रायल को मौलिक अधिकार किस वाद में माना गया? उत्तर सी, हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य एक्सप्लेनेशन। हुस्न आरा खातून मामले में शीघ्र विचारण को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार माना गया। लंबे समय तक मुकदमा लंबित रखना व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। 88। लैंगिक उत्पीड़न को मानवाधिकारों का उल्लंघन किस वाद में माना गया? उत्तर सी, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य एक्सप्लेनेशन। विशाखावाद 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए। बाद में इसी विषय पर कानून बनाया गया। 89। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? उत्तर सी, 86वां संशोधन एक्सप्लेनेशन। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 जोड़ा गया और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। 90। 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष लागू हुआ? उत्तर सी, 2002 एक्सप्लेनेशन। 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया। इसके द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा मिला। 91। सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार किस मामले में घोषित किया था? उत्तर सी, वात्यंटे मोहिनी जैन मामला एक्सप्लेनेशन। मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992 में शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 से जोड़कर महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया। 92। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया है? उत्तर सी, अनुच्छेद 21 का एक्सप्लेनेशन। अनुच्छेद 21 ए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार देता है। 93। राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किस अनुच्छेद में करेगा? उत्तर सी, अनुच्छेद 21 के एक्सप्लेनेशन। अनुच्छेद 21 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना राज्य का दायित्व है। 94। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा कब लागू किया गया? उत्तर सी, 1 अप्रैल 2010 एक्सप्लेनेशन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। इसे सामान्यतः RTE एक्ट के नाम से जाना जाता है। 95। आत्महत्या के अधिकार को मौलिक अधिकार मानने का निर्णय किस वाद में दिया गया था? उत्तर सी, पी रथिनाम बनाम भारत संघ 1994 एक्सप्लेनेशन। पी रथिनाम मामले में आत्महत्या के प्रयास को अनुच्छेद 21 से जोड़ते हुए निर्णय दिया गया था। बाद में ज्ञान कौर मामले 1996 में इस दृष्टिकोण को पलट दिया गया। 96। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? उत्तर सी, अनुच्छेद 22 एक्सप्लेनेशन। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध के मामलों में व्यक्ति को महत्वपूर्ण सुरक्षा देता है, जैसे गिरफ्तारी का कारण बताना और वकील से परामर्श का अधिकार। 97। निवारक निरोध के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक बंदी रखा जा सकता है? उत्तर सी, 3 माह एक्सप्लेनेशन। सामान्य संवैधानिक व्यवस्था में निवारक निरोध में व्यक्ति को 3 महीने तक रखा जा सकता है। इससे आगे के लिए सलाहकार बोर्ड से संबंधित संवैधानिक प्रावधान लागू होते हैं।
98 कौन सी स्वतंत्रता को अन्य स्वतंत्रताओं की जननी माना जाता है? उत्तर सी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक्सप्लेनेशन। लोकतंत्र में विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी कारण वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अन्य स्वतंत्रताओं की जननी कहा जाता है। 99 वाक और प्रेस की स्वतंत्रता सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव है। यह कथन किसने कहा था? उत्तर सी न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री। एक्सप्लेनेशन। इस कथन में लोकतंत्र में स्वतंत्र अभिव्यक्ति और स्वतंत्र प्रेस के महत्व को बताया गया है। 100 संचरण के अधिकार के कितने आयाम हैं? उत्तर बी 3 एक्सप्लेनेशन। संचरण के 3 आयाम माने जाते हैं। देश के भीतर घूमने का अधिकार, देश से बाहर जाने का अधिकार और देश में वापस आने का अधिकार। 101 निम्न में से कौन संचरण के अधिकार का एक आयाम है? उत्तर सी देश में वापस आने का अधिकार। एक्सप्लेनेशन। संचरण के अधिकार में देश के भीतर आवागमन के साथ विदेश जाने और देश में वापस लौटने का पहलू भी शामिल माना गया है। 102 ऋषिकेश महापालिका क्षेत्र में लगाए गए प्रतिबंध को किस वाद में संवैधानिक घोषित किया गया था? उत्तर सी ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। एक्सप्लेनेशन। इस वाद में ऋषिकेश महापालिका क्षेत्र में लगाए गए प्रतिबंधों की संवैधानिकता पर विचार किया गया था। 103 निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है? उत्तर डी उपरोक्त सभी एक्सप्लेनेशन अनुच्छेद 19(1) कस्य के पोर की न्यायिक व्याख्या से प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना, जानने का अधिकार और चुप रहने का अधिकार जैसे पहलू जुड़े हैं। राष्ट्रीय ध्वज फहराना और वाणिज्यिक भाषण भी इससे संबंधित न्यायिक मान्यता प्राप्त विषय हैं। 104 निम्नलिखित में से कौन सा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत मूल अधिकार माना गया है? उत्तर डी उपरोक्त सभी एक्सप्लेनेशन। न्यायालयों ने समय के साथ अनुच्छेद 19 का दायरा बढ़ाया है। इसमें राष्ट्रीय ध्वज, वाणिज्यिक भाषण और सूचना / जानने के अधिकार जैसे विषय शामिल किए गए हैं। 105 राज्य किन आधारों पर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है? उत्तर सी प्रभुता, अखंडता, लोक व्यवस्था, राज्य की सुरक्षा व न्यायालय की अवमानना आदि। एक्सप्लेनेशन। अनुच्छेद 19(2) में भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, न्यायालय की अवमानना, मानहानि आदि आधार दिए गए हैं। 104 सड़क के किनारे फुटपाथ पर व्यापार करना अनुच्छेद 19(1) गाजाइसिंग के तहत मूल अधिकार है। यह किस वाद में कहा गया? उत्तर सी सोहन सिंह बनाम नई दिल्ली नगर पालिका कमेटी 1989। एक्सप्लेनेशन। इस मामले में फुटपाथ पर व्यापार करने के अधिकार को व्यवसाय / व्यापार की स्वतंत्रता से जोड़ा गया। हालांकि यह अधिकार उचित नियमन और सार्वजनिक हित के अधीन रहता है। 107 भारतीय संविधान द्वारा व्यक्ति को निम्न में से कौन सा संरक्षण प्रदान किया गया है? उत्तर सी दोहरे दंड से एवं स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने से। एक्सप्लेनेशन। अनुच्छेद 20 व्यक्ति को पूर्वव्यापी दंड, दोहरे दंड और आत्म अभिशंसन से सुरक्षा देता है। 108 दोहरे दंड का आशय क्या है? उत्तर सी एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित न किया जाना। एक्सप्लेनेशन। इसे डबल जपड़ी कहा जाता है और इसका प्रावधान अनुच्छेद 20(2) में है। 109 भारत में निवारक निरोध की व्यवस्था कब लागू हो सकती है? उत्तर सी आपातकाल और सामान्य शांति के समय दोनों में। एक्सप्लेनेशन। निवारक निरोध केवल आपातकाल तक सीमित नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 22 में इससे संबंधित प्रावधान है। 110 श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने पर किस अनुच्छेद का उल्लंघन माना जा सकता है? उत्तर सी अनुच्छेद 23। एक्सप्लेनेशन। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार, बेगार और बलात् श्रम को प्रतिबंधित करता है। न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान कुछ परिस्थितियों में बलात् श्रम माना जा सकता है। 111 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? उत्तर सी अनुच्छेद 24। एक्सप्लेनेशन। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों और अन्य खतरनाक कार्यों में नियोजित नहीं किया जा सकता।
112 बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? उत्तर सी 2005। एक्सप्लेनेशन बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर आयोग की व्यवस्था की गई। 113 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? उत्तर सी 2007। एक्सप्लेनेशन राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर का गठन वर्ष 2007 में हुआ। 114 दुर्भिक्ष के समय न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना किस अनुच्छेद के उल्लंघन से संबंधित है? उत्तर सी अनुच्छेद 23। एक्सप्लेनेशन जब मजदूरी इतनी कम हो कि व्यक्ति मजबूरी में काम करने को बाध्य हो तो इसे बलात् श्रम के संदर्भ में अनुच्छेद 23 से जोड़ा जा सकता है। 115 निम्न में से कौन सा कार्य बलात् श्रम के अंतर्गत नहीं आता है? उत्तर सी देश की रक्षा के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा। एक्सप्लेनेशन अनुच्छेद 23 में राज्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा लगा सकता है बशर्ते इसमें धर्म, जाति आदि के आधार पर भेदभाव न हो। 116 निम्न में से कौन सा श्रम बेगार की श्रेणी में नहीं आता है? उत्तर सी बंदी को कठोर कारावास के दंड में कराया गया कठोर श्रम। एक्सप्लेनेशन कानून के अनुसार दी गई कठोर कारावास की सजा को सामान्यतः अनुच्छेद 23 के अर्थ में बेगार नहीं माना जाता। 117 अनुच्छेद 24 कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? उत्तर बी 14 वर्ष। एक्सप्लेनेशन 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने, खान या अन्य खतरनाक कार्यों में नियोजित करना निषिद्ध है। 118 अनुच्छेद 23 के अंतर्गत संरक्षण किसके विरुद्ध प्राप्त है? उत्तर सी राज्य तथा निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध। एक्सप्लेनेशन अनुच्छेद 23 का संरक्षण क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार से लागू होता है यानी राज्य और निजी व्यक्ति दोनों पर प्रभावी है। 119 मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत निम्न में से क्या शामिल है? उत्तर डी उपरोक्त सभी। एक्सप्लेनेशन मानव दुर्व्यापार में दास प्रथा, बंधुआ मजदूरी, मनुष्यों का क्रय विक्रय तथा महिलाओं बच्चों का अनैतिक व्यापार जैसे कृत्य शामिल हैं। 120 अनुच्छेद 23 के तहत घोषित अपराधों के लिए दंड निर्धारित करने की शक्ति किसे दी गई है? उत्तर सी संसद। एक्सप्लेनेशन अनुच्छेद 35 के अंतर्गत कुछ मौलिक अधिकारों से संबंधित अपराधों के लिए दंड निर्धारित करने की शक्ति संसद को दी गई है। 121 बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? उत्तर सी 1976। एक्सप्लेनेशन बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 का उद्देश्य बंधुआ मजदूरी व्यवस्था को समाप्त करना था। 122 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में निम्न में से क्या शामिल है? उत्तर डी उपरोक्त सभी। एक्सप्लेनेशन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है। इसमें धर्म मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता शामिल है। 123 अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म को मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? उत्तर बी अनुच्छेद 25। एक्सप्लेनेशन अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। 123 अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म को मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? उत्तर बी अनुच्छेद 25। एक्सप्लेनेशन अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। 124 राज्य द्वारा मस्जिद, चर्च, मंदिर आदि उपासना स्थलों का अर्जन करने से किस अनुच्छेद का स्वतः उल्लंघन नहीं होता? उत्तर सी अनुच्छेद 25 या 26। एक्सप्लेनेशन केवल धार्मिक स्थल का अर्जन करना अपने आप अनुच्छेद 25 या 26 का उल्लंघन नहीं माना जाता। परिस्थितियों और कानून की प्रकृति भी देखी जाती है। 125 धार्मिक कार्यों के प्रबंध का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? उत्तर बी अनुच्छेद 26। एक्सप्लेनेशन अनुच्छेद 26 प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक और परोपकारी संस्थाओं की स्थापना तथा धार्मिक मामलों के प्रबंधन का
अधिकार देता है। 126 किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए करों के उपयोग के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद में है? उत्तर सी अनुच्छेद 27 एक्सप्लेनेशन। अनुच्छेद 27 के अनुसार किसी व्यक्ति को ऐसे कर का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जिसका उपयोग किसी विशेष धर्म की उन्नति या पोषण के लिए हो। 127 राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यह किस अनुच्छेद में? उत्तर सी अनुच्छेद 28 1 एक्सप्लेनेशन। राज्य निधि से पूरी तरह संचालित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देने पर रोक है। 128 भारतीय संविधान में धर्म और उपासना के विषय में कहाँ प्रावधान किए गए हैं? उत्तर सी उद्देशिका तथा अनुच्छेद 25 से 28 तक एक्सप्लेनेशन। धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है, जबकि उद्देशिका में भारत को पंथनिरपेक्ष राज्य कहा गया है। 129 अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसे प्राप्त है? उत्तर सी सभी व्यक्तियों को, भारतीय एवं विदेशी दोनों को। एक्सप्लेनेशन अनुच्छेद 25 में सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, इसलिए यह केवल भारतीय नागरिकों तक सीमित नहीं है। 130 पंथनिरपेक्ष शब्द उद्देशिका में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? उत्तर सी 42वां संविधान संशोधन 1976। एक्सप्लेनेशन 42वें संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। 131 पंथनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? उत्तर सी राज्य सभी धर्मों के प्रति तटस्थ और निष्पक्ष व्यवहार करे। एक्सप्लेनेशन भारतीय पंथनिरपेक्षता का मूल भाव है कि राज्य किसी एक धर्म को राज्य धर्म नहीं मानता और सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। 132 अनुच्छेद 25 1 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता पर किन आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? उत्तर सी लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। एक्सप्लेनेशन धार्मिक स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है। राज्य लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के हित में इस पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। 133 आधुनिक पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था के विकास में किस देश का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है? उत्तर सी संयुक्त राज्य अमेरिका। एक्सप्लेनेशन अमेरिका में धर्म और राज्य के संबंधों को लेकर पंथनिरपेक्ष व्यवस्था का महत्वपूर्ण विकास हुआ, जिसका प्रभाव आधुनिक संवैधानिक व्यवस्थाओं पर पड़ा। 134 वर्तमान में 9वीं अनुसूची में लगभग कितने अधिनियम शामिल हैं? उत्तर सी 284। एक्सप्लेनेशन 9वीं अनुसूची में विभिन्न समय पर अनेक कानून जोड़े गए हैं। परीक्षा में इसकी संख्या 284 के रूप में पूछी जा सकती है। 135 कौन सी संस्था अनुच्छेद 30 1 के तहत अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था का संरक्षण प्राप्त नहीं कर सकती? उत्तर सी वाणिज्यिक प्रयोजन से स्थापित संस्था। एक्सप्लेनेशन अनुच्छेद 30 1 का उद्देश्य अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित और संचालित करने का अधिकार देना है, न कि सामान्य व्यावसायिक संस्थाओं को संरक्षण देना। 136 संविधान में अनुच्छेद 31 का और 9वीं अनुसूची को स्थापित करने का मूल उद्देश्य क्या था? उत्तर सी कृषि भूमि सुधार एवं कल्याणकारी उपायों को संरक्षण देना। एक्सप्लेनेशन 9वीं अनुसूची का प्रारंभिक उद्देश्य मुख्यतः भूमि सुधार कानूनों को मौलिक अधिकारों की चुनौती से सुरक्षा देना था। 137 1975 के आपातकाल के दौरान 9वीं अनुसूची में किन विषयों से संबंधित कानून डाले गए? उत्तर सी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और निर्वाचन संबंधी संशोधन। एक्सप्लेनेशन आपातकाल के दौरान निर्वाचन कानूनों से संबंधित कुछ प्रावधानों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 138 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? उत्तर बी अनुच्छेद 29। एक्सप्लेनेशन अनुच्छेद 29 नागरिकों के किसी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार देता है। 139 अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाएं स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? उत्तर सी अनुच्छेद 30। एक्सप्लेनेशन अनुच्छेद 30 धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को
अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित और संचालित करने का अधिकार देता है। 140 44वें संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर सी मोरारजी देसाई। एक्सप्लेनेशन। 44वां संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ। 141 संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार किस संशोधन द्वारा बनाया गया? उत्तर बी 44वां संशोधन 1978। एक्सप्लेनेशन। 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर अनुच्छेद 300 क 300 ए के तहत संवैधानिक / कानूनी अधिकार बनाया गया। 142 संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? उत्तर सी अनुच्छेद 32। एक्सप्लेनेशन। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। 143 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा था? उत्तर सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक्सप्लेनेशन। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था क्योंकि यह मौलिक अधिकारों के संरक्षण का प्रभावी साधन है। 144 उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? उत्तर बी अनुच्छेद 32। एक्सप्लेनेशन। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। 145 उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? उत्तर सी अनुच्छेद 226। एक्सप्लेनेशन। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। 146 सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए कितने प्रकार की रिट जारी करते? उत्तर सी 5। एक्सप्लेनेशन। 5 प्रमुख रिट हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा। 147 किस रिट को व्यक्ति की स्वतंत्रता का महान संरक्षक माना जाता है? उत्तर सी बंदी प्रत्यक्षीकरण। एक्सप्लेनेशन। हैबियस कॉर्पस का अर्थ है बंदी को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करो। यह अवैध हिरासत से व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। 148 संवैधानिक उपचारों में किस रीट को पोस्टमार्टम कहा गया है? उत्तर डी अधिकार पृच्छा। एक्सप्लेनेशन। अधिकार पृच्छा यानी क्वो वारंटो के माध्यम से यह पूछा जाता है कि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद को धारण करने का अधिकार किस आधार पर रखता है। 149 कार्यपालिका को उसका वैधानिक कर्तव्य पूरा करने का आदेश देने वाली रिट कौन सी है? उत्तर सी मैंडमस परमादेश। एक्सप्लेनेशन। मैंडमस का अर्थ है हम आदेश देते हैं। यह किसी सार्वजनिक अधिकारी या निकाय को उसका कानूनी कर्तव्य पूरा करने के लिए जारी की जाती है। 150 मूल अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है? उत्तर सी न्यायपालिका। एक्सप्लेनेशन। न्यायपालिका विशेषकर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं और असंवैधानिक कानूनों को निरस्त कर सकते हैं। 151 संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। यह निर्णय किस मामले में आया था? उत्तर सी केशवानंद भारतीय मामला 1973। एक्सप्लेनेशन। केशवानंद भारतीय मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना सिद्धांत दिया। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन उसकी मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती। 152 किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह निर्णय किस मामले में दिया गया? उत्तर सी बिजोई इमैनुएल बनाम केरल राज्य 1986। एक्सप्लेनेशन। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि विवेक और धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर राष्ट्रगान न गाने वाले व्यक्तियों को यदि वे सम्मानपूर्वक खड़े रहते हैं केवल इस आधार पर दंडित नहीं किया जा सकता। क्यों? 153 भारतीय संविधान का कौन सा मूल अधिकार गैर नागरिकों विदेशियों को भी प्राप्त है? उत्तर बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। व्याख्या। अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। क्यों? 154 भारत में रहने वाला कोई ब्रिटिश नागरिक किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता? उत्तर सी व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता। व्याख्या। अनुच्छेद 19 1 जी
के तहत व्यापार और व्यवसाय करने की आज़ादी केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। क्यों 155 सेवा के अधिकार राइट टू सर्विस की अवधारणा सबसे पहले किस देश में शुरू हुई थी? उत्तर बी ग्रेट ब्रिटेन। व्याख्या ब्रिटेन में 1991 में नागरिकों को बेहतर सेवाएं देने के लिए सिटीजन चार्टर के रूप में इसकी शुरुआत हुई। क्यों 156 भारतीय दंड संहिता आईपीसी की किस धारा में आत्महत्या के प्रयास को दंडनीय अपराध माना गया है? उत्तर सी धारा 309। व्याख्या आईपीसी की धारा 309 के तहत आत्महत्या की कोशिश करना एक कानूनी रूप से दंडनीय अपराध है। Q157 किस प्रसिद्ध मामले में उच्चतम न्यायालय ने पिछड़े वर्गों के लिए क्रीमी लेयर का सिद्धांत दिया था? उत्तर बी इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। व्याख्या 1992 के इंदिरा साहनी मामले में कोर्ट ने माना कि पिछड़े वर्ग के समृद्ध लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। Q158 किस वाद में कहा गया कि संविधान के भागी में दिए गए मूल अधिकार अंतर्निहित है और इन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता? उत्तर ए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। व्याख्या 1967 के गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि संसद मौलिक अधिकारों को छीन या कम नहीं कर सकती। Q159 नागरिकों के मूल अधिकारों को लागू करने प्रवर्तन की अधिकारिता किसके पास है? उत्तर सी उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों। व्याख्या अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। Q160 समाज में समानता इक्वालिटी के होने का वास्तविक अर्थ क्या होता है? उत्तर ए विशेषाधिकारों का अभाव। व्याख्या समानता का मुख्य उद्देश्य समाज में किसी भी वर्ग के पास विशेष अधिकार न होना है ताकि सभी को समान अवसर मिले। Q161 कानून विधि और स्वतंत्रता के बीच सबसे सही संबंध क्या माना जाता है? उत्तर बी यदि कानून नहीं है तो स्वतंत्रता भी नहीं है। व्याख्या कानून ही स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, बिना कानून के समाज में अराजकता फैल जाएगी। Q162 किस वाद में पिछड़ेपन की पहचान करने के लिए जाति को एक प्रासंगिक आधार माना गया था? उत्तर ए इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। व्याख्या कोर्ट ने माना कि भारत में सामाजिक पिछड़ापन अक्सर जाति से जुड़ा होता है, इसलिए जाति को सुसंगत आधार माना जा सकता है। Q163 अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 फीट का नाम बदलकर वर्तमान में क्या कर दिया गया है? उत्तर बी सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। व्याख्या छुआछूत को समाप्त करने और नागरिक अधिकारों को मजबूती देने के लिए 1976 में इसका नाम बदला गया था। Q164 बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस कॉर्पस शब्द किस भाषा से लिया गया है? उत्तर बी लैटिन। व्याख्या यह एक लैटिन शब्द है जिसका इस्तेमाल अदालत अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए करती है। Q165 बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उत्तर बी बंदी व्यक्ति को प्रस्तुत करना। व्याख्या इसका सीधा मतलब है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को तय समय के भीतर अदालत के सामने पेश किया जाए। Q166 परमादेश मैंडेमस रिट न्यायालय द्वारा मुख्य रूप से किसे जारी की जाती है? उत्तर बी सार्वजनिक सरकारी अधिकारियों को। व्याख्या जब कोई सरकारी अधिकारी अपने कानूनी कर्तव्यों का पालन नहीं करता तब अदालत उसे काम करने का आदेश देती है। Q167 अनुच्छेद 32 के तहत किस रिट पर पूर्व न्याय रेस जुडिकाटा का नियम लागू नहीं होता है? उत्तर सी बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्याख्या व्यक्तिगत स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए यह याचिका खारिज होने के बाद भी नई परिस्थितियों में दोबारा लगाई जा सकती है। Q168 परमादेश मैंडेमस रिट निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती? उत्तर ए राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध। व्याख्या परमादेश रिट का उपयोग राष्ट्रपति राज्यपाल निजी संस्थाओं और गैर संवैधानिक विभागों के खिलाफ उनके संवैधानिक कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता। Q169 हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के विरुद्ध परमादेश रिट कब जारी की जा सकती है? उत्तर बी जब वे प्रशासनिक हैसियत से काम कर रहे हों। व्याख्या जब न्यायाधीश फैसले सुनाने के बजाय दफ्तर या प्रशासन से जुड़ा काम देख रहे होते हैं तब उन पर यह रिट लागू हो सकती है।
Q170 बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट किसके खिलाफ जारी की जा सकती है? उत्तर सी, व्यक्तिगत या सार्वजनिक प्राधिकरण दोनों के विरुद्ध। व्याख्या: अगर किसी व्यक्ति को किसी आम नागरिक ने भी गैर कानूनी ढंग से बंधक बनाया है तो कोर्ट उसके खिलाफ भी यह रिट जारी कर सकता है। Q171 प्रतिषेध प्रोहिबिशन रिट मुख्य रूप से किसके विरुद्ध जारी की जाती है? उत्तर ए, न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध। व्याख्या: यह रिट ऊपरी अदालत द्वारा निचली अदालत को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करने से रोकने के लिए जारी की जाती है। Q172 किस मामले में 93वें संविधान संशोधन अधिनियम को पूरी तरह संवैधानिक ठहराया गया था? उत्तर ए, अशोक ठाकुर बनाम भारत संघ। व्याख्या: इस संशोधन द्वारा शिक्षण संस्थाओं में ओबीसी को आरक्षण दिया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने वैध माना। Q173 निवारक निरोध प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को कौन सा अधिकार प्राप्त है? उत्तर ए और बी दोनों। व्याख्या: अपराध करने से पहले रोके गए व्यक्ति को भी यह जानने का हक है कि उसे क्यों पकड़ा गया है और वह इसके खिलाफ अपील कर सकता है। Q174 भारतीय संविधान की किस सूची में निवारक निरोध विषय को शामिल किया गया है? उत्तर सी, समवर्ती सूची। व्याख्या: समवर्ती सूची में होने के कारण केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही सुरक्षा और व्यवस्था के लिए निवारक निरोध कानून बना सकती है। Q175 सेवा सर्विस संबंधी मामलों से पीड़ित व्यक्ति को सबसे पहले किसकी शरण में जाना पड़ता है? उत्तर ए, उच्च न्यायालय की शरण में। व्याख्या: सरकारी सेवा से जुड़े विवादों के लिए व्यक्ति को पहले संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय या प्रशासनिक अधिकरण में अपील करनी होती है। Q176 कौन सी रिटेन अधीनस्थ निचली अदालतों के कामकाज के विरुद्ध जारी की जाती है? उत्तर बी, प्रतिषेध एवं उत्प्रेषण। व्याख्या: प्रतिषेध का काम कार्यवाही को रोकना है और उत्प्रेषण का काम निचली अदालत के गलत फैसले को रद्द कर अपने पास मंगाना है। Q177 अदालत में सुनवाई के दौरान कार्रवाई के बीच में उसे रोकने के लिए कौन सी रिट जारी होती है? उत्तर ए, प्रतिषेध प्रोहिबिशन। व्याख्या: प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ रोकना है। यह मामला लंबित रहने के दौरान ही निचली अदालत को आगे बढ़ने से मना करती है। Q178 मुकदमे की सुनवाई समाप्त होने पर निचली अदालत के निर्णय को रद्द करने हेतु कौन सी रिट जारी होती है? उत्तर बी, उत्प्रेषण सेट्योरारी। व्याख्या: जब निचली अदालत फैसला सुना चुकी होती है तब ऊपरी अदालत उस फैसले को खत्म करने के लिए उत्प्रेषण रिट लाती है। Q179 कौन सी रिट विधायिका या प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती? उत्तर ए, उत्प्रेषण व प्रतिषेध। व्याख्या: प्रतिषेध और उत्प्रेषण का इस्तेमाल सिर्फ अदालतों या न्यायिक संस्थाओं के काम को नियंत्रित करने के लिए होता है, नेताओं या अफसरों के लिए नहीं। Q180 कौन सी रिट केवल वरिष्ठ ऊपरी न्यायालय द्वारा ही जारी की जा सकती है? उत्तर ए, उत्प्रेषण रिट। व्याख्या: उत्प्रेषण का उपयोग केवल उच्च या उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने से निचली अदालतों के फैसलों की समीक्षा के लिए किया जाता है। Q181 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 में मुख्य रूप से क्या प्रावधान किया गया? उत्तर ए, सेना विधि मार्शल लॉ लागू होने पर संसद की कानून बनाने की शक्ति। व्याख्या: जब किसी क्षेत्र में सैन्य शासन लगा हो तो वहां सेना के कार्यों को वैधता देने और नियमों को नियंत्रित करने का अधिकार अनुच्छेद 34 में संसद को है। Q182 संविधान के अनुच्छेद 35 के तहत मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है? उत्तर बी, केवल संसद को। व्याख्या: पूरे देश में मौलिक अधिकारों से जुड़े कानूनों में एकरूपता बनी रहे, इसलिए यह कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को दी गई है। तुम पढ़ नहीं रहे। तो दोस्तों, आज के पॉलिटी PYQ सीरीज पार्ट 5 में हमने मौलिक अधिकार से जुड़े महत्वपूर्ण PYQ को समझने का प्रयास किया। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको सिर्फ प्रश्न याद करने में नहीं, बल्कि उनके पीछे की संवैधानिक अवधारणाओं को समझने में भी मदद मिली होगी। आप इन प्रश्नों को एक बार दोबारा जरूर रिवाइज करें, क्योंकि मौलिक अधिकार से प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के लिए डेप्थ ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं पॉलिटी PYQ सीरीज के अगले पार्ट 6 में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ।
तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। जय हिंद।